सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का ये समय था। अब 2 मार्च को वोटिंग होनी है और 12 मार्च को नतीजे आएंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए हैं। 11 बजे से 3 बजे तक का समय था आज नाम वापसी का, और अब 2 मार्च को आपको बता दें कि वोटिंग और 12 तारीख को नतीजों की घोषणा की जाएगी। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। तो अब निकाय चुनाव में नाम वापसी की अंतिम तारीख आज थी, और आज जो समय है अब वो नाम वापसी का भी खत्म हो चुका है। जो कैंडिडेट्स हैं उनको चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आज नामांकन वापसी का दिन था। तो 2 मार्च को अब चुनाव होगा, यानी कि 2 मार्च को वोटिंग और 12 तारीख को चुनावी नतीजों की घोषणा की जाएगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। इस वक्त की ये बड़ी खबर, उम्मीदवारों को आज चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं और आज प्रत्याशियों के नाम वापस लेने का आखिरी दिन था। और सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का ही ये समय था, यानी कि अब नाम वापसी का भी जो समय है वो समाप्त हुआ। और अब लोगों को, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको चुनाव चिन्ह भी दे दिए गए हैं। तो सिंबल, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अलॉट कर दिए गए हैं, उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो निकाय के रण में अब जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं। अपनी अपनी जो क्षेत्र हैं वहां पर चुनाव प्रचार अब कैंडिडेट्स के द्वारा किया जा रहा है। अब 2 मार्च को चूंकि वोटिंग होनी है और 12 तारीख को चुनावी नतीजों की घोषणा होगी, तो ऐसे में आज जो प्रक्रिया है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि नाम वापसी की, उसका भी समय समाप्त हो चुका है। क्योंकि सुबह 11 बजे से और दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था, जिसमें जो कैंडिडेट्स थे वो अपना नाम वापस ले सकते थे। लेकिन अब वो समय भी समाप्त हुआ और अब चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर के। अब पूरी तरह से जो सियासी पारा है वो प्रदेश में हाई है। सभी अपनी अपनी जीत के दावों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। तो नामांकन से लेकर के नाम वापसी तक की जो प्रक्रिया है वो अब समाप्त हो चुकी है और अब चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं, यानी कि प्रत्याशी अब अपने क्षेत्र में अपने चुनाव चिन्ह को जिताने की अपील करते हुए वोटर्स के बीच नजर आएंगे। हालांकि चुनाव प्रचार प्रसार पहले भी चल रहा है और जो पार्टियां सिंबल पर लड़ रही हैं उनके कैंडिडेट्स लगातार अपनी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे, अपने लिए प्रचार कर रहे हैं। और अब इसके अलावा भी जो निर्दलीय है उनको भी उनके चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के आज जो प्रक्रिया है प्रशासनिक वो पूरी हुई है और निकाय चुनाव में अब कैंडिडेट्स अपने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अब सीधे रुक कर लेते हैं, साक्षी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साक्षी, आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था, 11 से 3 बजे तक का समय था, वो समय भी अब समाप्त हुआ और अब जो चुनाव चिन्ह है वो आवंटित कर दिए गए हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए स्थानीय नगर निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक और जहां इलेक्शन कमीशन की भी तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद है, वहीं दूसरी ओर जो पार्टियां हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो मैनिफेस्टो कमेटीज का गठन किया गया है और दोनों ही पार्टीज अपना अपना मैनिफेस्टो बनाने को लेकर विचार मंथन कर रही हैं। और वहीं इसी बीच जहां तक नॉमिनेशंस की बात है तो नाम वापसी की जो आखिरी समय था वो वो खत्म हो चुका है और अब स्क्रूटनी भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कर ली गई है। नो योर कैंडिडेट पोर्टल जो कि इलेक्शन कमीशन का पोर्टल है, उसके आंकड़ों के मुताबिक अगर जाए तो टोटल नॉमिनेशंस अब तक 2788 नॉमिनेशंस अब तक इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे थे, जिसमें एमसी मेंबर के नॉमिनेशंस की बात करें तो उसमें 2543 नॉमिनेशंस पहुंचे थे। मेयर कैंडिडेट की बात करें तो इसके लिए 43 नॉमिनेशंस पहुंचे थे और प्रेसिडेंट कैंडिडेट की बात करें तो इसके लिए 202 नॉमिनेशंस पहुंचे थे। वहीं आफ्टर स्क्रूटनी अगर हम बात करें तो आफ्टर स्क्रूटनी अगर मेयर कैंडिडेट्स की बात करें तो 57 नॉमिनेशंस रिसीव हुए थे, जिसमें 2 नॉमिनेशंस को रिजेक्ट किया गया है। वैलिड जो नॉमिनेशंस फिलहाल है वो 55 नॉमिनेशंस है मेयर कैंडिडेट के लिए। प्रेसिडेंट कैंडिडेट की बात करें तो 271 नॉमिनेशंस रिसीव हुए थे और आफ्टर स्क्रूटनी 3 नॉमिनेशंस को रिजेक्ट किया गया है। 268 नॉमिनेशंस
प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए है। मेंबर्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मेंबर्स के लिए 2893 नॉमिनेशंस रिसीव हुए थे, जिसमें से 20 नॉमिनेशंस को रिजेक्ट किया गया है और इसके बाद 2873 नॉमिनेशंस बचे हुए हैं। कहां से नॉमिनेशंस रिजेक्ट हुए हैं अगर उनकी बात करें तो जो लिस्ट है रिजेक्टेड नॉमिनेशंस की, उसमें मेयर कैंडिडेट के लिए एक फरीदाबाद से और एक हिसार से, क्योंकि 2 नॉमिनेशंस रिजेक्ट हुए हैं फरीदाबाद और हिसार से। प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए बात करें तो एमसी इंद्री, एमसी कनीना और म्युनिसिपल कमीशन रदौर, यहाँ से एक नॉमिनेशंस जो है ये रिजेक्ट किए गए हैं। 3 नॉमिनेशंस रिजेक्ट हुए हैं। तो ये फिलहाल नो योर पोर्टल, नो योर कैंडिडेट जो इलेक्शन कमीशन की साइट है उससे हाल फिलहाल में डेटा निकाला है और अब स्क्रूटनी हो चुकी है और जो फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो अपलोड कर दी गई है इस पोर्टल पे। और जहां तक अब नाम वापसी की तिथि खत्म होने के बाद अब बात आती है चुनाव चिन्ह के आवंटन और जो पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी की बात करें तो ऐसी पार्टीज को तो अपनी पार्टी के सिंबल ही दिए गए हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जो निर्दलीय या बिना सिंबल के चुनाव मैदान में उतर रहे हैं उनसे 3 अपनी जो सिंबल्स के लिए लिए गए थे और 3 सिंबल्स जो उन्होंने दिए थे उसमें से फर्स्ट सिंबल जो है उन्हें अलॉट कर दिया गया है। अगर वो सिंबल किसी और कैंडिडेट के द्वारा नहीं लिया गया है तो उनकी जो चॉइस ऑफ 3 है उसमें से जो उनकी टॉप प्रायोरिटी थी, जो फर्स्ट चॉइस थी, वो सिंबल्स उन सभी कैंडिडेट्स को अलॉट कर दिए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन से हाल ही में अधिकारियों से हमारी अभी कुछ ही देर पहले बात हुई थी, उन्होंने ये भी बताया है कि अब से लगभग 10 से 15 मिनट में जो चुनाव चिन्ह के आवंटन की जो लिस्ट है वो भी अब से कुछ ही देर में लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर इलेक्शन कमीशन की जो साइट है नो योर कैंडिडेट है उस पर अपलोड हो जाएगा। तो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो उस वेबसाइट पर जाकर अपने अपने चुनाव चिन्ह जो उन्हें आवंटित हुए हैं उन्हें देख सकते हैं, उन्हें चेक कर सकते हैं, उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। तो जोर शोर से तैयारियां नगर निकाय चुनावों की चल रही है। एक और जहां इलेक्शन कमीशन का जो तय प्रोसीजर है, जो चुनाव का शेड्यूल है उसके मुताबिक सारा काम चल रहा है, वही दूसरी ओर जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने मुद्दों को उठा रहे हैं और बहुत जल्दी चुनावी जो दल है उनके द्वारा अपना मैनिफेस्टो भी लॉन्च किया जाएगा ताकि उस मैनिफेस्टो के बलबूते पर लोगों के बीच में जाया जा सके। अगर उनकी पार्टी और पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव जीतते हैं तो आखिर क्या कुछ वो उनके लिए करेंगे, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा चुनाव होता है। सड़क की बात करें, सड़क की बात करें, मकान की बात करें, सीवर की बात करें, तो ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये कहीं ना कहीं, क्योंकि ये छोटी सरकार है, छोटी सरकार की जो इस तरह के मुद्दे होते हैं, मूलभूत सुविधाएं होती है, यही लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो जो कैंडिडेट उनकी मूलभूत सुविधाओं को वेरीफाई करेगा, मूलभूत सुविधाएं उन्हें देने की बात करेगा। बिल्कुल। और साक्षी, चूंकि अब जो कैंडिडेट्स हैं वो खुद चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो देखना यह है कि वो अपने इस मैसेज को कन्वे कैसे कर पा रहे हैं। और दूसरा जो आप मैनिफेस्टो की बात कर रही हैं, थोड़ा उस पर भी मैं जानकारी जरूर आपसे लूंगा, लेकिन इस बीच मेरे साथ देवेंद्र भी जुड़ गए, एक बार मैं उनका भी रुख करता हूं। देवेंद्र, चूंकि आज नामांकन का नाम वापसी का जो हम लोग देख रहे थे, जो समय है वो समाप्त हो चुका है और उसके बाद अब जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनके जो चुनाव चिन्ह है वो भी आवंटित कर दिए गए हैं। किस तरह से खासतौर से फरीदाबाद में आप देख पा रहे हैं इन निकाय चुनावों को लेकर के तैयारियां और कैसा उत्साह है इस निकाय चुनाव को लेकर के वहां की जनता के अंदर? थोड़ा सा इसको अपडेट करें देवेंद्र। बिल्कुल, देखिए, अगर निकाय चुनावों की बात करें तो निकाय चुनावों को लेकर प्रशासनिक तौर पर तैयारी की जा रही है और ऐसे में आज नामांकन का वापसी लेने का आखिरी दिन था और उसके बाद में चुनाव चिन्ह आवंटित करने थे। फिलहाल हम वहीं हैं लघु सचिवालय में और आपको एक तस्वीर में दिखा देता हूं कि कई कैंडिडेट यहां अपने चुनाव चिन्ह लेने पहुंचे हैं। क्योंकि जो पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, उनको तो चुनाव चिन्ह ऑलरेडी आवंटित किए गए हैं, लेकिन निर्दलीय तौर पर जो प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है वो चुनाव चिन्ह लेने के लिए पहुंचे हैं। तमाम अधिकारी अभी अंदर ही हैं और कुछ ही देर में तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ में 231 जो छटनी की गई थी, कल छटनी का दिन था, तो उसमें 231 पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं वो उनकी लिस्ट सामने आई है और इसके साथ साथ में 6 जो मेयर के प्रत्याशी है, चाहे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पार्टी के तौर पर मेयर प्रत्याशी के लिए नामांकन किया गया था, जबकि 2 निर्दलीय प्रत्याशी थे। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस मेयर पद के लिए प्रत्याशी ने पर्चा भरा था उसका वोटर लिस्ट में नाम ना होने की वजह से, चूंकि वोटर लिस्ट एमसी एक्ट के तहत ये जरूरी होता है कि उसी एरिया में उसके वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, लेकिन नाम
नहीं था, तो इसलिए उसको खारिज कर दिया गया और सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ में कवरिंग कैंडिडेट जो था, अब वो चुनाव यहाँ से लड़ेंगी। इसके बाद अगर बात करें बाकी के, तो तमाम आज का पूरा दिन गहमा गहमी का रहा राजनीतिक तौर पर, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता थे, वो जो रूठे हुए उनके ही उम्मीदवार थे, जो उम्मीदवारी अपनी जता रहे थे और उन्होंने निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल किया था, तो उन्हें मनाने का मान मनोबल का दौर लगातार जारी रहा और उसमें काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी को सफलता भी मिलती हुई दिखाई दी। वार्ड नंबर अगर 36 की बात करें, तो वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे राहुल चौधरी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन देते हुए अपना नामांकन वापस लिया। ऐसे ही कई अन्य वार्ड में जो निर्दलीय तौर पर जिन्होंने नामांकन किया था, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना नामांकन वापस लिया है। हालांकि अभी कुछ ही देर बाद ये जानकारी सामने आएगी कि कितने लोगों ने नामांकन अपना वापस लिया है और अब मैदान में जो चुनाव की लड़ाई है, वो अब असलियत में शुरू हो तमाम पार्टियों के लिए भी और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए भी। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर अगर बात करें, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। तमाम चाहे प्रत्याशी हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे अन्य भाजपा के नेता हो, उनकी तरफ से जीत का दावा न केवल मेयर के लिए बल्कि छोटी सरकार बनाने के लिए भी लगातार दावा किया जा रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब संकल्प पत्र भी तैयार किया जा रहा है। उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक कल होने जा रही है, जिसमें संकल्प पत्र को लेकर तमाम कमेटी के बीच में चर्चा होगी। क्योंकि हम जब कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से बात कर रहे थे, तो उनकी तरफ से यही कहा गया था कि चूंकि निकाय के चुनाव हैं और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। क्योंकि फरीदाबाद एक बड़ा निगम है और कैबिनेट मंत्री मूलचंद विपुल गोयल यहीं से आते हैं, यूएलबी मिनिस्टर है, तो उनको बखूबी पता है कि कौन कौन सी ऐसी आम जनता की जरूरतें हैं जो संकल्प पत्र में समाहित की जा सकती हैं। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की तरफ से भी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, उसको लेकर भी एक कमेटी गठित करने की बात सामने आ रही है कि जल्द ही उनका भी घोषणा पत्र सामने होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अब 2 मार्च को जब वोटिंग होगी, तो देखना होगा कि जो जनता है शहर की सरकार चुनने के लिए जब वोटिंग करने के लिए जाएगी, बिल्कुल। और तो देवेंद्र, देखना यही होगा कि जो जनता के बीच में कैंडिडेट्स पहुंच रहे हैं, अब वो जो बातें कह रहे हैं, जनता उसको किस नजरिए से देख पा रही है। साक्षी, चूंकि मैनिफेस्टो को लेकर के लगातार बात हो रही है और मैनिफेस्टो की हम लोगों ने देखा है कि कमेटियां बनाई गई हैं। एक तरफ कांग्रेस ने भी बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी मैनिफेस्टो को लेकर के समिति बना दी गई है। क्या स्पेसिफिकली अलग अलग शहरों के लिए ये मैनिफेस्टो इसमें तैयार हो रहा है? क्योंकि विधानसभा या लोकसभा में हम लोग देखते हैं कि एक मैनिफेस्टो होता है, लेकिन शहरों की समस्याएं चूंकि अलग अलग हैं, तो क्या स्पेसिफिकली इस पर एक तरीके से जो विचार विमर्श है, मंथन चल रहा है और क्या कुछ निकल करके आ रहा है इस मैनिफेस्टो को लेकर के? कोई जानकारी साक्षी? की बात तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे उम्मीदवारों ने अपने पार्टी के सिंबल पर ही अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो उतारे हैं। तो सीधे तौर पर, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय चुनावी दल हैं, और ऐसे में दोनों के बीच इन चुनावों में सीधी टक्कर जो है, कोई भी चुनाव हो, सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखी जाए। तो इसीलिए दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी मैनिफेस्टो कमेटीज का गठन कर दिया है। कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो कमेटी है, उसके कुछ दिनों पहले जी, चलिए, साक्षी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं साक्षी दोबारा वापस लौटूंगा। मैं देवेंद्र का भी रुक कर लेता हूं। देवेंद्र, चूंकि निगम में हम लोग देख रहे हैं खासतौर से, और जब भी फरीदाबाद को हम लोग देखें, तो एक तो सबसे बड़ा निगम प्रदेश के अंदर, दूसरा ये है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो के अंदर कोशिश हो रही होगी दोनों पार्टियों की तरफ से कि उनको डाला जाए। मैनिफेस्टो को लेकर के भी क्या अपडेट मिल रही है और क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि फरीदाबाद में बातें हम लोग देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स अपने अपने स्तर पर जरूर कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, इस तरह से डेवलपमेंट करेंगे, या हमारा विजन ये है, लेकिन मैनिफेस्टो में क्या हो सकता है और बीजेपी और कांग्रेस इसमें अभी क्या मंथन कर रहे हैं? अगर कोई जानकारी इस विषय में, देवेंद्र। देखिए, बिल्कुल हमने जानने की जरूर कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा, उसमें किस तरह से कौन से बिंदु ऐसे होंगे जो समाहित किए जाएंगे। हालांकि बहुत ज्यादा खुल के तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से नहीं कहा गया है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैठक कल होने जा रही है, उसके बाद में ये तमाम चीजें सामने निकल के आएंगी। लेकिन ये निश्चित तौर से कहा जा रहा है कि जो शहर की समस्याएं हैं, चाहे गंदगी की समस्या हो, बिजली की हो, सीवर की, पानी की, सड़कों की समस्या हो, वो तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आम लोग रोजाना कहीं ना गाहे बगाहे रूबरू होते हैं।
ये तमाम शिकायतें चाहे निगम के अधिकारी हों चाहे जो पार्षद हैं उनके पास में पहुंचती है, तो उन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं एक खाका जरूर तैयार किया जाएगा, जो संकल्प पत्र में समाहित भी किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचार को मुद्दा, अगर हम फरीदाबाद की खासतौर से बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कांग्रेस की तरफ से तैयारी की जा रही है। 200 करोड़ के घोटाले का बार बार नाम सामने आ रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान की तरफ से भी बार बार इसी बात को कहा गया है, और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जहां झुग्गी वहीं मकान, इस तरह का नारा भारतीय जनता पार्टी देती है। लेकिन केवल झुग्गियों को उजाड़ने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, ऐसा उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। अब देखना होगा कि जो अपनी बात चौधरी उदय भान रख रहे हैं या कांग्रेस के अन्य नेता रख रहे हैं, उनको जनता कितना सुन पाती है और उन पर कितना विश्वास कर पाती है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन देवेंद्र देखिए, ये पॉलिटिकली बातें तो हम लोग देख रहे हैं क्योंकि अब राजनीतिक दल हैं तो इस तरह की राजनीतिक बातें होती हैं, लेकिन चूंकि आप तो ग्राउंड पर लगातार गए, बहुत सारे आपने अलग अलग वार्ड्स में भी जाकर के जनता के बीच में उनके ओपिनियन को देखा है, मुद्दे असल में क्या नजर आ रहे हैं? क्या जनता इन सारी चीजों को लेकर के, जैसा आपने कहा कि अब उदय भान की ओर से ये कहा गया कि भाई भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जनता के जहन में क्या है? जब आप लोगों के बीच थे तो क्या मुद्दे आपको वहां पर नजर आए हैं? थोड़ा सा इसको अगर आप अपडेट करें देवेंद्र। बिल्कुल, देखिए अगर जनता के बीच की हम बात करें, लगातार क्योंकि जनता की नब्ज टटोलने की इंडिया न्यूज हरियाणा प्रयास कर रहा है और लोगों से बात भी कर रहा है जमीनी स्तर पर पहुंचकर। तो अगर फरीदाबाद की स्थिति की बात करें तो शहरी क्षेत्र, ये शहर की सरकार का चुनाव है, लेकिन इसके साथ साथ में इस बार 24 गांव ऐसे हैं जिनको निगम क्षेत्र में शामिल किया गया था, और उसके बाद में जब परिसीमन किया गया तो 40 वार्ड से बढ़कर यहाँ 46 वार्ड बना दिए गए, 46 वार्ड को लेकर। लेकिन अब गाँव की और जो शहरी जनता है उनके अपने अपने मुद्दे हैं गाँव को लेकर, खासतौर से चूंकि वहां के जो अधिकार क्षेत्र अब निगम क्षेत्र में आ गया है, तो पंचायत वहां की खत्म हुई, तो सबसे बड़ी समस्या उनके सामने जो निकल कर आई वो साफ सफाई की थी। क्योंकि वहां पंचायतों के द्वारा जो सफाई कर्मी लगाए गए थे उनको हटाया गया और निगम की तरफ से वहां सफाई कर्मी तैनात किए गए, लेकिन उस तरह की उन्हें सफाई व्यवस्था नहीं दिखी जो पंचायत के तौर पर जब पंचायत हुआ करती थी तो वहां सफाई व्यवस्था होती थी। और इसके साथ साथ में चूंकि डेवलपमेंट का जो वार्ड में पहले काम हुआ करते थे प्रतिनिधियों द्वारा, क्योंकि नए गांव जुड़े हैं, अभी उन्हें इंतजार इस बात का है कि जब यहां से पार्षद चुनकर जाएंगे तो वो किस तरह का गांव का विकास करेंगे। इसके साथ साथ में शहर में भी कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां सड़कों की अभी दिक्कत है, सीवर की दिक्कत है, तो वहां के तमाम जो लोग हैं उन मुद्दों को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर भी संतुष्ट कई बार जगह नजर आते हैं कि कुछ पार्षदों ने या चाहे विधायकों ने चाहे मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में काम कराए हैं। चाहे सीमेंटेड सड़कों की बात करें तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जो विकास भी उनका हुआ है, लेकिन अभी भी कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां काम करने की जरूरत है और उनको वो तमाम लोग गिनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और बीच में हालांकि चुनाव देरी से हो रहे हैं, 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है जो इंतजार लोगों को उठा के शहर की सरकार बनेगी, तो अब जनता ये चाहती है कि चुनाव हो और उनके प्रतिनिधि उनके नजदीक हो, उनको अपनी समस्याएं बता सकें और उन समस्याओं पर जल्दी से काम हो। चूंकि अभी तक अधिकारियों के पास जा रहे थे, कई बार शिकायत इस बात को लेकर आ रही थी कि अधिकारी सुनते नहीं है, कि अधिकारी बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात देवेंद्र आपने कही है, चूंकि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि लोग थोड़ा कैंडिडेट्स को भी देखते हैं कि भाई उनके काम कौन सही मायने में असल तरीके से करवा सकता है। मैं इस विषय पर जरूर थोड़ा और बात करूंगा। गुलशन इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ साउथ हरियाणा। गुलशन, चूंकि आज 11 से 3 बजे तक का समय था नाम वापसी का, और अब जो चुनाव चिन्ह है उनका भी आवंटन किया जा रहा है, अभी फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास में? और खासतौर से अगर गुरुग्राम या मानेसर का मैं जिक्र करूं तो किस तरह का वहां पर जो चुनावी माहौल है वो नजर आ रहा है? गुलशन, अपडेट करें। देखिए, बिल्कुल, जिन्होंने निर्दलीय तौर पर नामांकन किया था और आज नामांकन वापस लेने का भी दिन था और साथ में आज चुनाव चिन्ह का भी दिन था, तो 3 बजे तक का समय था। अब सभी प्रत्याशियों को जो भी निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में है उनको अपना अपना चुनाव चिन्ह मिल गया है। यानी अब कल से वो जब जनता के बीच जाएंगे तो अपना चुनाव चिन्ह लेकर जाएंगे। इसी तरह पार्टियों की तरफ से पहले से ही सिंबल है, बीजेपी जहां पर जो है चुनाव कमल के फूल पर लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने हाथ के निशान पर लड़ रही है, और कई प्रत्याशियों को सूरज का चुनाव चिन्ह जो है वो मिला है। फिलहाल कई ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है, क्योंकि बीजेपी से बागी होकर शुरुआती दौर में कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया था, क्योंकि जो नाराजगी देखी जा रही थी बीजेपी की टिकट अनाउंस होने के बाद, कई ऐसे चेहरे थे जो अपने आप को दावेदारी में सबसे आगे समझ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने जब लिस्ट जारी की तो उनका नाम उसमें नहीं आया था, तो उसके बाद वो बागी होकर उन्होंने निर्दलीय तौर पर अपना पर्चा भरा था। लेकिन अब
आज उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया है। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं तो जो 2-3 नाम मेरे सामने अभी भी सामने आए हैं, लेकिन आज पूरी जो लिस्ट है जी वो थोड़ी देर बाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की तरफ से जारी कर दी जाएगी कि कितने टोटल जो है वो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और कितने प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। लेकिन इसी बीच एक आशा गगन गोयल है जिन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है, जो कि वो महिला मोर्चे में भी रही हैं, जो उनके पति हैं वो जिला सचिव गुड़गांव रहे हैं, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वार्ड नंबर 27 से जो कि वो टिकट मांग रहे थे, शुरुआत में बीजेपी ने चंचल कौशिक को टिकट दी, लेकिन जब एक टिकट जो है गुड़गांव से जो बदली गई वो वार्ड नंबर 27 से चंचल कौशिक की जगह दूसरे उम्मीदवार को दी गई, लेकिन उसमें भी आशा गगन गोयल का जब नाम नहीं आया तो उन्होंने निर्दलीय तौर पर पर्चा भर दिया था। लेकिन आज उन्होंने कल देर शाम हमने देखा कि उनके आवास पर जो मेयर है गुड़गांव की, जो भाजपा की मेयर प्रत्याशी है राजा रानी, वो उनके आवास पर पहुंची थी और उनके समर्थन में उन्होंने अपना नामांकन जो है आज वापस ले लिया। तो ऐसे और भी कई प्रत्याशी हैं जो बीजेपी से संबंध रखते थे, जिन्होंने उस समय नाराजगी को देखते हुए पर्चा भरा था, लेकिन अब उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। तो कहीं ना कहीं इस बार भी हम जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी जिस तरह से ट्रिपल इंजन सरकार का दावा कर रही है बनाने का, तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं लहर जो है वो बीजेपी की देखी जा रही है, क्योंकि प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और देश में भी बीजेपी की सरकार है। और जब लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं तो उसमें अक्सर जो जनता है उसी सरकार को चुनती है कि जिसकी प्रेजेंट में सरकार होती है। हम पहले अगर कांग्रेस के उदाहरण की बात कर ले, जब 2009 में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय पहली बार नगर निगम के चुनाव 2011 में हुए थे, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस का ही मेयर जो है वो उस समय बना था। लेकिन 2014 में जैसे ही सरकार चली गई और उसके बाद 2017 में जब चुनाव हुए तो उस समय जो बीजेपी का जो मेयर है वो फिर चुना गया। तो जिसकी सरकार होती है उसी का मेयर होता है। बिल्कुल। तो गुलशन, आप ये कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन वाला जो फैक्टर है गुलशन, वो आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड पर थोड़ा सा काम करता हुआ दिख रहा है। बहरहाल ये तो कब जनता जब वोट करेगी तो उसके बाद ये और तय हो जाएगा। लेकिन गुलशन, एक बार जरा मानेसर के बारे में भी थोड़ा बताएं, क्योंकि निगम गठित होने के बाद अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद पहला चुनाव वहां पर अब हो रहा है जहां पर लोग वोट करने वाले हैं। किस तरह का वहां पर उत्साह है और क्या नजर आ रहा है वहां पर ग्राउंड पर गुलशन? देखिए, बिल्कुल गुरुग्राम जिला प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां 2 नगर निगम है, गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम। मानेसर नगर निगम से जो 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जो मेयर की दौड़ में है, वहीं 20 प्रत्याशी जो है, क्योंकि टोटल 20 वार्ड है मानेसर में, जो बीजेपी ने 20 के 20 चेहरे चुनावी मैदान में उतारे हैं। लेकिन कांग्रेस को वहां पर कोई भी प्रत्याशी सिंबल पर नहीं मिला है। ये सबसे बड़ी जो हम कहते हैं कांग्रेस की जो चूक है वो ये है, कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप में ही खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे ही कांग्रेस का अगर हम गुड़गांव से उदाहरण ले लें, वहां पर भी उसे पूरे 36 वार्ड में पार्षद नहीं मिले हैं। तो ये साफ तौर से दर्शाता है कि कांग्रेस किस कदर पर इस समय किस मोड़ पर खड़ी है, क्योंकि जब प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं होंगे तो कैसे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये साफ तौर से जितने भी वोटर होते हैं वो कहीं ना कहीं इसको भी देखते हैं। जैसा आपने मानेसर का जिक्र किया, मानेसर से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो नीरज यादव चुनावी मैदान में है और आज नीरज यादव को मानेसर गांव की सरदारी ने पूरा समर्थन दिया। यानी कि उनकी एक नाराजगी थी कि बीजेपी ने मानेसर को मेयर का टिकट नहीं दिया, इसलिए अब नीरज यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो मेयर मानेसर की पूरी सरदारी जो है नीरज यादव के समर्थन में उतर गई है। ऐसे में सुंदरलाल यादव जो कि पहले से सरपंच रहे हैं, सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बीजेपी ने इस बार उनको टिकट दिया है। इसी तरह एक आदर्श पंचायती उम्मीदवार के तौर पर बिल्कुल गुलशन, कुल मिलाकर के मानेसर का भी निगम का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, जो बातें आप बता रहे हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि जनता